मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आसान भी है। हाइब्रिडेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं 1 2 3 4 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है, और चारों लेक्चर ऐप पे मैंने अपलोड कर दिया, और अभी 5 करना है, लेक्चर 5। अब बचा हुआ है हम लोग के हाइब्रिडेशन में जो शेप डिस्कस कर रहे थे, sp3 d1 और d2 d3। ये d1 d2 d3 कंप्लीट हो जाता है तो आपके लिए 250 क्वेश्चन होमवर्क के लिए जो आपको कंप्लीट करना है, जो एकदम आसान कैलकुलेशन मैंने सिखा दिया है आपको। शेप बनाना हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं sp3 d1, और इसमें ज़्यादा रिजल्ट है। sp3 d1 में बहुत सारे रिजल्ट हैं आपको। स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट। जब आप बात करते हैं sp3 d1, तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि sp3 d1 d आपने कौन सा यूज किया है, तो आपको लिखना है d जेड स्क्वायर। d का 5 ऑर्बिटल होता है ना, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, d जेड स्क्वायर, ये d जेड स्क्वायर। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये पूछा जाता है कि sp3 d1 में आप d का कौन सा ऑर्बिटल यूज करते हैं, तो आपको लिखना है d जेड स्क्वायर। नेक्स्ट, बहुत सारे पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट, थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, तो थ्योरेटिकल पॉइंट रहेगा एकदम आसान आसान। मिनिमम इलेक्ट्रॉन पेयर इसके लिए चाहिए आपको 5। नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप sp3 d1 आपको पढ़ना है, इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कम से कम चाहिए 5। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर कम से कम 5 चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर जो 2 होता है, आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 रहा तो इस केस में sp होता है। आप पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 हो गया तो इस केस में sp2 होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हो गया तो यहाँ पे होता है sp3, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हुआ तो होगा sp3 d1। sp3 d1 के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर 5, मिनिमम इलेक्ट्रॉन पेयर 5। उसमें कितने लोन पेयर होंगे वो हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर x, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 6 हो गया तो होगा sp3 d2, और इलेक्ट्रॉन पेयर लास्ट हम लोग पढ़ेंगे अगर 7 हुआ तो हम लोग डिस्कस करेंगे sp3 d3। तो सारा पढ़ा हुआ आपको। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए 5। नेक्स्ट, इसका थ्योरेटिकल जो शेप होता है, जो थ्योरेटिकल शेप है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। थर्ड पॉइंट, sp3 d1, इसका जो शेप हुआ थ्योरेटिकल शेप, थ्योरेटिकल शेप हुआ ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल मैं समझा दे रहा हूं, आप नोट करेंगे, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल आप नोट करिए, मैं समझाता हूं। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, जैसे आप मान लीजिए ये हैंकी है, तो इसको मैं फोल्ड कर ले रहा हूं। देखिए ऐसे, मान लीजिए इसको जैसे नहीं बन रहा है, मैं बनाता हूँ इसको। ट्रायंगल बनाना था मुझे, मान लीजिए इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये फोल्ड किया तो अभी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और इसको फिर से एक फोल्ड और ऐसे करेंगे हम लोग, तो ऐसे करेंगे फोल्ड, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल। ट्रायंगल हो गया। और ये ट्रायंगल अगर मेरे हाथ, ये जो पाम हुआ इस पे अगर प्लेन पे रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। ये ट्रायंगल हुआ, प्लेन पे हुआ। बट इसमें होता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। जैसे ये ट्रायंगल बनाना है, इसको हाथ पे रखना है, एक पेन ऐसे नीचे करना है,
नीचे ऐसे एक पेन कर लेंगे ऐसे, और एक पेन आप ऊपर करेंगे ऐसे, इस तरह से बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं साइंस में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो गया इस टाइप का फिगर देखेंगे आप। यह है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल जो बना दिया मैंने, हैंकी को ट्रायंगल बनाया तो ये ट्रायंगल हुआ। अगर हाथ ये प्लेन पे आ गया तो इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर आप बोलेंगे। और अगर मैंने एक पेन ऐसे नीचे लगा दिया, रुकिए इसको हटा दो, देखिए एक पेन मैंने लिया और ऐसे नीचे लगा दिया तो इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर पिरामिडल। एक पेन और ले लिया और ऐसे ऊपर लगा दिया तो इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ये शेप होता है इसका, थ्योरेटिकल शेप हो। sp3d1 का थ्योरेटिकल शेप ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। फिगर देखेंगे ऐसे, ऐसे ट्रायंगल बनाना है और बाई पिरामिडल मतलब ऐसे एक बॉन्ड यहाँ रहना है, एक बॉन्ड ऐसे रखना है, एक बॉन्ड ऐसे बनाना है, और एक बॉन्ड ऊपर ऐसे करना है, और एक बॉन्ड ऐसे करना है। ये इसका थ्योरेटिकल शेप हो। जो sp3d1 जो 5 बॉन्ड पेयर का जो थ्योरेटिकल शेप हुआ ट्रायंगुलर, ये जो आप हैंगी को मोड़ेंगे तो ऐसे ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ट्रायंगल ऐसे करना है, और बाई पिरामिडल, एक पिरामिड नीचे और एक पिरामिड ऊपर, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। इसके एग्जाम्पल आते हैं, PCl5 आएगा, PCl5 मैं डिस्कस करूंगा। उसका फिगर बनाना होगा तो ऐसे समझिए, ऐसे बनाया जाता है, ऐसे समझना है। ये ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और जैसे PCl5 फॉस्फोरस बीच में आएगा, और यहाँ पे क्लोरीन बॉन्ड, ये है रेड वाला बॉन्ड, और ये है क्लोरीन, ये क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन, और ये क्लोरीन। तब लोग पढ़ेंगे, PCl5 का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, बट फिगर ऐसे बनेगा PCl5 का, ट्रायंगुलर प्लेन रहेगा, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, ऐसे नोट करते रहेंगे साथ साथ। sp3d1 में बहुत सारा पॉइंट है जो आपको जानना है, सीखना है। फोर्थ पॉइंट, सो sp3d1 में आपने शेप देखा कि ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ऐसा ट्रायंगल कर लीजिए, बाइपिरामिडल ऐसा। इस तरह से ये ऐसा। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, जो ये लाइन आप देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन को हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं। और ये इक्वेटोरियल, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ना, कॉर्नर, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, इसको इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन में आप बोल सकते हैं कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स हैं वो इक्विलैटरल जो प्लेन में कहलाएंगे, और ये एक्सेल लाइन हुआ, ये वर्टिकल लाइन हुआ एक्सेल लाइन। अच्छा, sp3d1 का एक प्रॉपर्टी आपको जानना है, उसी से शेप आप डिजाइन करेंगे। sp3d1 में जितने लोन पेयर आएंगे, जो भी लोन पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर के बाद लोन पेयर ऐड होगा ना, तो लोन पेयर जितना भी आएगा वो सारा लोन पेयर कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल, जो तीनों कॉर्नर है उसी पे जाएगा, वर्टिकल पे नहीं भेजना है। sp3d1 में जितने लोन पेयर आएंगे वो सारा लोन पेयर का पोजीशन जो है कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल। D2 में एक्सिस पे जाएगा, D2 जब पढ़ेंगे इसके बाद उसमें एक्सिस पे जाता है, वर्टिकल वाले पे जाएगा, एक्सेल लाइन पे। बट D1 में लोन पेयर जो है वो सारा लोन पेयर जो वो सब प्रेजेंट होगा कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के कॉर्नर पे। सो नोट करिए, अच्छा जाओ अभी पढ़ाई करो। मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, मैंने अभी आपको समझाया था कि sp3d1 में जो भी लोन पेयर आएगा वो लोन पेयर जो है वो कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल,
ट्रायंगल के कॉर्नर पे जाएगा, एक्सिस पे नहीं जाएगा। जब आप D2 पढ़ेंगे तो D2 में एक्सिस पे जाता है, D1 में हमेशा कॉर्नर पे। तो इन sp3d1 द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसी से शेप हम लोग डिजाइन करेंगे। सो मैक्सिमम लोन पेयर sp3d1 में मैक्सिमम लोन पेयर 1 2 3, 3 से ज़्यादा लोन पेयर आप नहीं रख सकते हैं। सो मैक्सिमम लोन पेयर लोन पेयर इन sp3d1, उसमें मैक्सिमम रख सकते हैं 3, क्योंकि तीनों कॉर्नर पे आप रख सकते हैं लोन पे। तो उससे हम लोग शेप बनाएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा छोटा पॉइंट पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये है sp3d1, ठीक है। sp3d1 में इसमें बॉन्ड लेंथ होता है ना, 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होगा। जैसे एक्सेल बॉन्ड लेंथ, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, वो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए इसका बॉन्ड लेंथ, इसका नाम मैं लिख दिया y, ये बॉन्ड लेंथ y हुआ, ऐसे y मैं लिखते रहा हूँ, और इस बॉन्ड लेंथ का नाम कर दूँ x कर लूँ, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ जो होगा y बड़ा होता है x से। तो sp3d1 में कंपाउंड जो भी है वो उसमें 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होते हैं। वो क्वेश्चन से भी मैं जस्ट फिगर बना के भी डिस्कस कर दूंगा। तो अभी बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे y और x में, तो y बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा x के कंपेयर में। क्यों होता है मैं समझा देता हूँ आपको। सो बॉन्ड लेंथ तो y बड़ा होगा x से। sp3d1 में 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होता है। सो sp3d1 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल और आयन have 2 different bond length। इसमें 2 डिफरेंट होता है, 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। एक्सेल y जो है एक्सेल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, तो एक्सेल बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ एक्सेल हमेशा y बड़ा होगा x से, ठीक है। अच्छा, क्यों बड़ा होता है वो समझ सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं एस पी और डी समझा दे रहा हूँ। अभी जो नहीं पढ़े हुए हैं वो क्वांटम नंबर जब आप डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ ऐसे लिखते हैं, एस का शेप स्फेरिकल होता है ऐसे। पी जो होता है, पी का शेप डबल टाइप का होता है। और डी जो होता है, डी और बड़ा हो जाएगा और डबल टाइप का, दो डबल ऐसे करना होता है। ये डी का सेट, एस हुआ, पी और डी। तो बॉन्ड लेंथ डी का बड़ा होता है, फिर पी का, फिर एस का। तो पहले आप बॉन्ड लेंथ सीख जाएंगे। ये सब सबऑर्बिट कहलाते हैं। नेक्स्ट,
देखिए, जब sp3d1 बन रहा था तो sp3d1 को ऐसे बोला गया था कि इसमें इस तरह बांटा गया, sp2 को अलग कर दिया गया और p और d को अलग कर दिया। आप जोड़ लीजिए, तो अगर आप दोनों जोड़ेंगे तो आएगा वही sp3, ये p इसके साथ जुड़ जाएगा, sp3d1 वही आएगा sp3d1। ठीक है, तो sp2 जो है, sp2 को वर्क दिया गया कि इनको बोला गया कि आप क्या करना, इन लोगों को बोला गया sp2 को कि आप जो है प्लेनर ट्रायंगुलर बनाना ऐसे, और होता भी। आप जानते हैं कि sp2 पढ़ चुके हैं आप, sp2 का जो शेप है प्लेनर ट्रायंगुलर, तो इसको ड्यूटी दिया गया, इसको बोला गया कि आप बनाओगे प्लेनर और ट्रायंगुलर, इसको बोला गया कि आप प्लेनर ट्रायंगुलर बनाओगे। और पी और डी को बोला गया कि आप बनाओगे एक्सेल बनाना है, इसको बोला गया कि आप जो है ना वो एक्सेल ऐसे बनाओगे, एक्सिस टाइप का लाइन बनाओगे। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप दोनों को जोड़िए, आप दोनों को मिला के जोड़िए, तो इसको बोला गया था sp2 को कि आप प्लेनर ट्रायंगल बनाना, तो sp2 ने प्लेनर ट्रायंगुलर बना दिया ऐसे। प्लेनर ट्रायंगुलर कैसे, इस टाइप का। और इससे बोला गया था कि आपको एक्सेल बनाना है, एक्सेल का मतलब दो लाइन बनाना है, एक टॉप एक बॉटम, तो दो लाइन ऐसे बन गया, एक टॉप और एक बॉटम। इस तरह दोनों मिलाया गया, तो मिला करके ये बना sp3d1 ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। ड्यूटी बांटा गया था, इसको बोला गया था sp2 को कि आपका इनका नेचर ही होता है प्लेनर ट्रायंगुलर बनाने का, तो ये प्लेनर ट्रायंगुलर बना दिया। और p और d को बोला गया कि आप एक्सिस बनाना, तो एक्सिस बना दिया। दोनों को ऐसे मिला दीजिएगा, मिलाइएगा तो ये फिगर बन गया। अब इस फिगर में देखिए, ये है आपका y, ये बॉन्ड लेंथ y है, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ है x। अब y लेंथ बनाने में, इस जो y लेंथ बनाने में, ये है y का लेंथ जो बनाने में ये है, यहाँ पे यूज किया आपने p को और किसको, d को। और जो x, ये जो लेंथ x लेंथ बनाने में आपने यूज किया s को, p को और p को, sp2 को यूज किया आपने इस लेंथ बनाने के लिए, जबकि y वाला लेंथ बनाने के लिए आपने यूज किया है p और d को। और आप जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ d का लेंथ बड़ा है, सबसे बड़ा d, फिर p, फिर s, तो सबसे बड़ा लेंथ कौन सा हो जाएगा, y का लेंथ, क्योंकि इसमें p और d है, इसमें p है बट इसके साथ s भी यूज किया गया है, तो ये लेंथ सबसे बड़ा होता है, y का लेंथ बड़ा हुआ देन x। तो रीजन आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल बना, इसमें इस sp2 ने ट्रायंगल बनाया, p और d ने एक्सिस बनाया, और दोनों को ज्वाइंट किया गया, इस तरह बन गया ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। और इस y लेंथ को बनाने में p और d यूज किया गया है, p और d का लेंथ सबसे बड़ा होता है। तो इस तरह आपका बॉन्ड लेंथ आप बनाएंगे तो y बड़ा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, ये छोटा चीज़ें आपको जानना था sp3d1 के बारे में। अभी कैसे हम लोग स्टडी करते हैं और सीखते हैं इसमें। sp3d1 में इलेक्ट्रॉन पेयर, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 चाहिए। आपने देखा था कि इसमें मैक्सिमम लोन पेयर मैं रख सकता हूँ 3, वो तीनों कॉर्नर, ट्रायंगल के कॉर्नर पे, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर 3, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हम लोग। तो इसमें क्या क्या केसेस बन सकता है वो देखिए। तो आप देखिए क्या क्या चांसेस हैं। हो सकता है कि आपका पूरा बॉन्ड पेयर जो हो, बॉन्ड पेयर 5 हो और लोन पेयर 0 हो, और इस तरह आपका इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ जाए। एक तो ये चांस है, इस तरह बन जाएगा sp3d1। एक तो ये चांसेस है। नेक्स्ट क्या चांस है,
हो सकता है बॉन्ड पेयर 4 हो और इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर 1 हो। और इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ जाए, sp3d1 हो जाए। नेक्स्ट चांस हो सकता है बॉन्ड पेयर जो है वो आपका 3 हो और लोन पेयर आ जाए वो 2। इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आ जाए 5। नेक्स्ट हो सकता है बॉन्ड पेयर जो है वो हो जाए आपका 2 और लोन पेयर ही 3 आ जाए। इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए 5 और हाइब्रिडेशन हो जाए sp3d1। तो 4 चांसेस हैं और हर एक का एग्जाम्पल, हर एक का शेप ये पढ़ना हम लोग को। शेप चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं सिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, चेक करिए, ये फिगर ऐसा आ जाएगा। बॉन्डिंग रियल बॉन्डिंग रेड पेन है, रेड वाला। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड एंड 5 बॉन्ड, ये है रेड कलर का रियल बॉन्ड है। ब्लू वाला तो बेस है, वो ट्रायंगल बनाने के लिए मैं बना रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए 1 लोन पेयर। देखिए देखिए, अगर एक लोन पेयर आ गया तो फिगर ऐसा। लोन पेयर को आपको ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखना है। हो गया। नेक्स्ट अगर आप 2 लोन पेयर यूज कर रहे हैं तो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ और ऐसे। देखिए ये फिगर हुई। सबका नाम है, मैं बताऊंगा आपको। 3 लोन पेयर, तो लोन पेयर 3 करेंगे, ऐसा फिगर होगा। एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। देखिए सबका एग्जाम्पल और सबके नेम होते हैं, मैं डिस्कस करूंगा एग्जाम में, यही तो पूछा जाता है। देखिए ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, इसको बोलते हैं सीसॉ शेप, मैं समझाऊंगा सीसॉ शेप। इसको टी शेप बोलते हैं, टी शेप। और उसको बोलते हैं लीनियर, वो लीनियर हो गया, एक लाइन में आ गया। लोन पेयर तीनों कॉर्नर पे आ गया और लीनियर शेप हो गया। तो ये चारों केस हमें स्टडी करना है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, sp3d1। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट एकदम इजी, बहुत ज़्यादा आसान। कंटिन्यू करें आप। स्टार्ट करते हैं केस 1। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करिए केस 1। चलिए केस 1। अगर आप 5 बॉन्ड पेयर ले लें, 0 लोन पेयर, इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल आ जाएगा आपका 5 और सारा बॉन्ड पेयर रहेगा। तो थ्योरेटिकल शेप, थ्योरी जो शेप हुआ ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। सो आप नोट करेंगे sp3d1 शेप जो हुआ ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ऐसे मुझे बनाना था। ये है ट्रायंगल, और बाइपिरामिडल।
ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। चलिए एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा आता है PCl5। अब इसी में 10 क्वेश्चन तो PCl5 में ही मिल जाएगा आपको। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 7, टोटल हो गया 40। जो भी नंबर आएगा उसमें 8 से आप डिवाइड कर देंगे। पूरा कट गया ये 5 बॉन्ड पे, देखिए पूरा कट गया 5 बॉन्ड पे। आप बोल सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन पे, सो sp3d1। पांचों बॉन्ड पेयर है तो सेप ये वाला हो गया, सेप ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल हो गया। फिगर देखेंगे आप, ये है PCl5, फॉस्फोरस यहाँ कर लेंगे, और क्लोरीन, ये क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन करना है आपको, और ये है क्लोरीन, ये क्लोरीन होगी, ये सिप। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्लू लाइन को हटा सकते हैं, ब्लू लाइन को आप हटा सकते हैं। ब्लू तो बस ट्रायंगल का बेस, उसके लिए मैं सिखा रहा हूँ। तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख सकते हैं PCl5। अब PCl5 में क्या क्वेश्चन आता है कि इसमें जो ये बॉन्ड लेंथ है ये y, और ये बॉन्ड लेंथ है इसका नाम है x, तो y बड़ा है x से, ठीक है। सो PCl5 में बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ y बड़ा है x से, ठीक है। तो एग्जाम में आता है कि PCl5 कंटेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, फॉस्फोरस क्लोरीन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, y बड़ा होगा x से, वो मैंने समझा दिया था आपको। नेक्स्ट, PCl5 contain 2 different type of phosphorus chlorine bond length। जिसमें y बड़ा है x। y का लेंथ बड़ा होगा x। तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सो ये है PCl5 के बारे में। तो ये PCl5 जिसका आप फिगर बनाना है, आप ऐसे भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं इसमें 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है। ये लेंथ, ये XL वाला है y लेंथ हुआ, और इसका नाम है x, तो ये XL बड़ा है y जो है बड़ा है x से। ये हो गया ना। इसमें हमें पढ़ना है द बॉन्ड एंगल। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इस फिगर से आपको कई क्वेश्चन मिल जाएगा। ये फिगर बनाना, लेंथ बताना x एंड y का। नेक्स्ट, और बताइए PCl5 में बॉन्ड एंगल देख के बताइए। तो PCl5, ये जो PCl5 देख रहे हैं, इसमें PCl5 में फॉस्फोरस क्लोरीन, फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड एंगल चाहिए। तो इसमें बॉन्ड एंगल चाहिए कि इसमें कितने बॉन्ड एंगल है। सो PCl5 में क्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, मुझे बॉन्ड एंगल चाहिए। कितने बॉन्ड एंगल है आपको, कितने आपको इसमें दिख रहा है, आपको चेक करिए, आप चेक करिए। फिगर तो यही है ना आपका। ये ट्रायंगल हो गया, और एक नीचे है यहाँ पे, और एक ऊपर है। 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर।
तो देखिए कितने एंगल है बताइए। यहाँ क्लोरीन है ना, क्लोरीन, यहाँ सेंटर पे फॉस्फोरस और कोने पे क्या है, क्लोरीन। देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन। तो ऐसे ऊपर से आइए, ऐसे नीचे उतरते हुए इस कोने पे जाइए, क्लोरीन से फॉस्फोरस पे क्लोरीन पे जाइए। तो ये एंगल जो हुआ 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री। फिर से देखेंगे, क्लोरीन, फॉस्फोरस और नीचे भी क्लोरीन है। तो देखिए ऊपर से चलिए, क्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, पूरा ऐसे नीचे से ऊपर जाइए, 180 डिग्री, 180 डिग्री हुआ। फिर से देखेंगे, देखिए बीच में क्लोरीन है और यहाँ पे, सॉरी बीच में फॉस्फोरस है और यहाँ क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है। इस कोने पे क्लोरीन, इस कोने पे क्लोरीन। तो ऐसे जाएंगे अंदर से होते हुए, ऐसे क्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ऐसे क्लोरीन और फॉस्फोरस, क्लोरीन। ये 120 डिग्री आप चेक करिए। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए अगर ऐसे जाएंगे यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा, और यहाँ से ऐसे जाएंगे ऐसे तो ये 180 डिग्री, क्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, 180 डिग्री। और ऐसे अगर देखेंगे ये वाला अंदर अंदर देखेंगे तो ये 120 डिग्री, क्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ये 120 डिग्री। देखिए जैसे पूछा जाता है कि इस फिगर जो देख रहे हैं उसमें कौन कौन सा एंगल है इसमें, तो आपको बोलना है 90 डिग्री, कॉमा 120 डिग्री, कॉमा 180 डिग्री। इतने सारे एंगल हैं। नेक्स्ट, फिगर देखिए और बताइए। अब आप बताएंगे इसमें इसमें इस फिगर के अंदर देखेंगे आप, और फिगर के अंदर देख के बताएंगे कि क्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन कितने एंगल हैं 90 डिग्री पे। इस फिगर में कितने एंगल हैं 90 डिग्री पे, बताइए आप। थ्योरेटिकल है, पजल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बट बहुत ज़्यादा आसान और इम्पॉर्टेंट भी उतना ही। कन्फ्यूजन हो रहा है तो चेक करेंगे एक बार फिर से। स्क्वायर हुआ, एक फोल्ड और मैं कर ले रहा हूँ, ये ट्रायंगल हो गया, हो गया ना, ट्रायंगल हो गया। ऐसे रख लेंगे हाथ पे, ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया। एक पेन नीचे लगा देंगे, पिरामिडल हो गया। एक पेन ओपन कर देंगे, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल हो गया। ठीक, अब देखिएगा 90 डिग्री खोजना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, यहां से ऐसे उतरेंगे, इस कोने पे जाएंगे, 90 डिग्री आया, एक हुआ, एक 90 डिग्री। यहां से इस कोने पे जाएंगे, दो हुआ। यहां से ऊपर से उतरेंगे, इस कोने पे जाएंगे, तीन। ऊपर से उतरने के लिए मैंने बोला है, ऊपर से क्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, इस कोने पे ऐसे ऊपर से ऐसे जाएंगे कोने तक, 90 डिग्री आ रहा है, वन। यहां से इस कोने पे जाएंगे, टू। ऊपर से इस कोने पे जाएंगे, थ्री, थ्री हो गया। ऊपर से ऐसे चलते जाना, 1 2 3। ऊपर से हुआ, वैसे ही नीचे से भी तो कर सकते हैं। नीचे से करेंगे क्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, तो नीचे से जाएंगे तो 1 2 3, टोटल 6 हो जाएगा, 6। पजल है ये मैंने बताया कि एकदम सिंपल है बट पजल है। सो 90 डिग्री पे 6, 3 प्लस 3, टोटल हो गया 6। ड्राइंग कर सकते हैं आप। सो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो एक 90 डिग्री पे एक हुआ, दूसरा 90 डिग्री पे ये हुआ, तीसरा 90 डिग्री पे ये हुआ। ऐसे ही नीचे से ले लेंगे,
सो नीचे से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 90 डिग्री पे एक ये आएगा, 90 डिग्री पे ये आएगा और 90 डिग्री पे ये भी आएगा। तो 3 ऊपर से आएगा और 3 नीचे से। ये है क्लोरीन, क्लोरीन और फॉस्फोरस। ये नेक्स्ट PCl5 नंबर ऑफ क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन एंगल एट 120 पे खोजे तो कितने हैं 120 पे। ये तो क्लियर दिख रहा है 120 पे 3 आएगा। कैसे, तो वो फिगर से देख सकते हैं आप। सो 120 पे देखिए, ये है 120 डिग्री, ये भी 120 और ये भी 120, 120 पे और 180 पे। 180 में तो ओनली 1 आ रहा है। 180 में ये ऐसे वर्टिकली क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन ऐसे वर्टिकल ऐसे बस लिख चाहिए। तो ये सब पढ़ना आपको, एक ही फिगर में इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं तो आसान है। आप फिगर बना के उसमें से आप सीख सकते हैं। तो 180 डिग्री, सो ओनली 1। सो ड्राइंग कर लीजिए आप। Only 1। PCl5 मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम लाइज इन वन प्लेन। छोटा सा क्वेश्चन ये भी है। PCl5 ड्राइंग आप इतनी बार पढ़ चुके हैं। PCl5 सो मैक्सिमम एटम लाइज इन वन प्लेन। देखिए यह है ट्रायंगुलर, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया और हाथ मेरा ये जो हुआ पाम जो हुआ प्लेन हो गया। तो ये मेरे हाथ पे जो रख दिया मैंने, ये इसको रख से रखा, ये प्लेनर हो गया। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये 3D में चला जाएगा ऊपर नीचे। ये प्लेन है, मेरा जो हाथ हुआ ना वो प्लेन हो गया, एक प्लेन में मैंने ऐसे इसको रख दिया, ठीक है। तो बताइए मेरे हाथ पे जब इसको मैंने ऐसे रख दिया तो मेरे हाथ पे कितने एटम आ गए? आंसर है 4 एटम। कैसे 4? तो बोलेंगे कि एक क्लोरीन यहाँ पे है कोने पे, एक क्लोरीन यहाँ पे है कोने पे, एक क्लोरीन यहाँ पे है और ट्रायंगल के सेंटर पे फॉस्फोरस है। तो ये चारों एटम जो है मेरे हाथ में आ जाएंगे। एक क्लोरीन हाथ से ऊपर चला जाएगा ऊपर, दूसरा क्लोरीन नीचे चला जाएगा, बट मेरे हाथ
जो पाम के प्लेन में जो हुआ 4 एटम आ जाएंगे, 1 2 3 4, इसमें आ जाएगा 4 एटम, आंसर है 4। कैसे? तो आपका एक क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन और फॉस्फोर, ऐसे ये वाले लो, ये प्लेन में आ जाएंगे। ये एक प्लेन में आ जाएगा, ये मेरे हाथ में आ जाएगा, बाकी दो जो है एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, ये हो गया। अच्छा बताएंगे इसमें P-सल्फाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स लाइज इन वन लाइन, वन लाइन, बताइए, मैं लिख रहा हूं। आपने सोचा, आंसर है 3 एटम इन वन लाइन, आंसर 3। कैसे 3? तो आप चेक कर लेंगे। देखिए ये देखिए, तो ये मेरा एक लाइन हुआ, ये है लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, और इस स्ट्रेट लाइन पे मैक्सिमम कितने लोग आ गए? 3। ये है स्ट्रेट लाइन, लाइन पे एक फॉस्फोरस, एक क्लोरीन और ये क्लोरीन, मैक्सिमम 3 है। तो देखिए छोटा सा फिगर P-सल्फाइड, इतने सारे क्वेश्चन, sp3 D1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, D1 D2 D3, ये फिनिश कि मेरा 250 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। एक टर्म और आप डिस्कस करेंगे, है छोटा सा टर्म, समझना है आपको, ठीक है। हाइब्रिडेशन जब 250 क्वेश्चन कर लेंगे आप, इसके बाद इसी के हेल्प से आपको पढ़ना है वेस्पर थ्योरी, बॉर्न एंगल और डायपोल मोमेंट, इन्हीं के हेल्प से पढ़ना है। सो डायपोल मोमेंट समझिए, एक टर्म है म्यू, डायपोल मोमेंट, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 50 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, बट रेफरेंस लेना है बॉन्डिंग का, हाइब्रिडाइजेशन का ही रेफरेंस लेना है, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं एक टर्म समझाऊंगा आपको, ठीक है, उसी से पता चल जाएगा। आगे आप 10 मैं पूछूंगा तो आप बता सकते हैं उससे। बताइए, थोड़ा रिजल्टेंट लेना हो सकता है, आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। वेक्टर का रिजल्टेंट लेना फिजिक्स में भी है, मैथ में भी है, बट आप सीख जाएंगे, सीख जाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक रस्सी है, एक रस्सी है ऐसे, और इसको दो लोग खींच रहा है, ठीक है, दो लोग ऐसे खींच रहा है, ठीक है, और एक ऐसे, दो लोग खींच रहा है, ठीक है, एक रस्सी को दो लोग इधर से ये खींच रहा है, ठीक है, इधर से ये खींच रहा है। बताइए, रिजल्टेंट इक्वल फोर्स, दोनों मैन इक्वल फोर्स लगा रहा है, बड़ा सा रस्सी लिया हुआ है, ठीक है, एक साइड से, लेफ्ट साइड से एक आदमी, राइट साइड से दूसरा आदमी, और इक्वल फोर्स से, बराबर फोर्स से खींच रहा है, पुल कर रहा है। बोलिए, रिजल्टेंट फोर्स 0 या नॉट 0? यस, 0। नो मोशन, नो डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा चीज है। इतना छोटा तो समझ में आ रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, एक रस्सी को थ्रेड है यहाँ पे, जस्ट समझिए ये थ्रेड है,
थ्रेड है और थ्रेड को दो लोग बराबर बराबर खींच रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स 0, कहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे रिजल्टेंट फोर्स 0। क्लियर है? और देखिए, ठीक है, इसी से आप डायपोलमेंट सीख जाइएगा। मान लिया आप रिजल्टेंट नहीं जानते वेक्टर का, फिर भी इन चीज़ों से सीख जाइएगा। फिर से बताइए, मान लीजिए एक रस्सी नहीं बल्कि 3 रस्सी है और ऐसे है, और इस पे 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं। ये आदमी खींच रहा है, एक आदमी यहां भी है। जस्ट सोचिए, इक्वल, एकदम बराबर फोर्स लग रहा है। एक आदमी यहां है। क्योंकि अभी एक्चुअली वेक्टर नहीं पढ़े हैं, तो मैं थोड़ा सा लॉजिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, ये आदमी ऐसे खींच रहा है, तीन आदमी होगी, वो तो 2 था, बट यहाँ पे एक जॉइंट कर दिया मैंने, यहाँ बीच में जॉइंट करके और 3 रस्सी लगा दी, और एकदम सिमेट्रिसिटी है, सिमेट्रिकल, सब सिमेट्रिसिटी, सब बराबर बराबर, 120 120 120 120 डिग्री और 120 डिग्री 120 डिग्री, एकदम बराबर, इक्वल फोर्स। अब बताइए, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स 0, सिमेट्रिसिटी, 3 लोग हैं, इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, बैलेंसिंग हो जाएगा। ठीक है, सो रिजल्टेंट फोर्स 0। बराबर रहे तब, ठीक है ना? इतना तो पता चल रहा है, वेक्टर का रिजल्टेंट बनाना, फोर्स का इतना समझ में आ रहा है। इक्वल फोर्स से 2 लोग खींचेंगे तो कोई मूव नहीं करेगा, 2 की जगह 3 रस्सी लगा दीजिए फिर भी कोई मूव नहीं करेगा। अब आप बताएंगे, यहां से आप डायपोलमेंट सीख सकते हैं, एकदम आसान है। PCl5 बताइए, PCl5 फिगर देखेंगे, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, डायपोलमेंट खूब डिटेल में पढ़ेंगे। आप देखिए, सिर्फ इसको देखिए, अभी रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये तीनों एक जैसा आदमी है, तीनों मैन, नाम उसका क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तीनों एक जैसा पर्सन है, एक जैसा फोर्स लगा है, सिमेट्रिसिटी है 120 120 120, बोलिए 0, रिजल्टेंट 0, तीनों एक जैसा है ना। और इसके बाद देखिए, इसके बाद 2 लोग और आए, 2 लोग और आ रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, इसका नाम क्लोरीन, इसका भी नाम क्लोरीन है, ये और ये दोनों इक्वल है, इक्वल फोर्स लगा है। फाइनली रिजल्टेंट क्या हो गया? 0, सब पर बैलेंसिंग हो गया। और डायपोलमेंट एक वेक्टर होता है, वेक्टर। तो डायपोलमेंट इस मॉलिक्यूल का, PCl5 का डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, सब बैलेंसिंग है, ये तीनों एकदम बैलेंस करेगा, तीनों एकदम बैलेंस करेगा, नो वेक्टर, नो मोशन, नो रिजल्टेंट वेक्टर। और ये ऊपर वाला और नीचे वाला भी पुल करके बैलेंसिंग करेगा। और डायपोलमेंट एक वेक्टर होता है, जस्ट लाइक जैसे पुलिंग पढ़ रहे हैं उसी तरीके से समझना, वो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद डायपोलमेंट पढ़ेंगे, बट बेस उसका यही है। फिगर जानेंगे तभी आप डायपोलमेंट है या नहीं है बता सकते हैं। सो यहाँ पे आपको लिखना है म्यू, म्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल मोमेंट,
0, PCl5 का डायपोल मोमेंट 0। एक मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। बाकी आगे आपको अपने से बनाना है। जैसे फिर से समझिए, अगर मैं ऐसे कर दूं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, अगर मेरा मन कर रहा है PCl3 और Br2 कर दूं, मेरा मन कर रहा है ऐसे, मान लीजिए ऐसे मैंने किया, मेरा मूड कर रहा है ऐसे फिगर बनाने का, PCl3 Br2 करने के लिए मैंने बना दिया। अब बोलिए, अब इसका डायपोल मोमेंट 0 या नॉट 0? नॉट 0, कभी 0 नहीं होगा। ये तो बैलेंसिंग होगी, ये तो बैलेंस ऊपर का नीचे का एकदम बराबर बैलेंसिंग होगा, ये बैलेंसिंग नहीं होगा। ये इस आदमी का नाम है क्लोरीन, इसका नाम है ब्रोमीन, और इसका नाम भी है क्या, ब्रोमीन है। तीनों आदमी सेम रहता, ट्रायंगल पे तीनों पर्सन सेम रहता, तब तो बैलेंसिंग होता, इक्वल फोर्स लगाता, बैलेंस कर देता। बट यहाँ एक जो खींचने वाला है उसका नाम क्लोरीन है, दूसरे का नाम ब्रोमीन, तीसरे का नाम ब्रोमीन है। ये अनसिमेट्रिकल, सो डायपोल मोमेंट म्यू नॉट 0। सो ये एक बार सीखना है बस, उसके बाद लोग फिगर बनाते ही पहचान लीजिए। फिर से देखिए, मान लीजिए इसका मन कर रहा है मेरा ऐसे बनाने की, मेरा मन कर रहा है ऐसे PCl3 Br2 को बनाने का मन कर रहा है मेरा ऐसे। मान लीजिए इस तरह बनाने का मन कर रहा है, मैंने ऐसे फिगर बना दिया। अब आप बताएंगे डायपोल मोमेंट 0 या नॉट 0? करेक्ट आंसर, डायपोल मोमेंट 0 होगा। ट्रायंगल पे तीनों लोग एक जैसे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे तीनों लोग एक जैसे हैं, पुल करके 0 कर देंगे। और स्ट्रेट लाइन रस्सी, जो सीधा रस्सी है, ये ब्रोमीन दोनों एक जैसा है, पुल कर देगा, खींच के बराबर बराबर कर देगा, यहां डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो इस तरह डायपोल मोमेंट आप सीख सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिडेशन के हेल्प से ही बनाना होता है। तो अभी तक सिर्फ एक केस हुआ, अभी केस 2, 3, 4, sp3 d1 बड़ा है, फिर d2 और d3 नोट करिए। सो नेक्स्ट केस 2 हम लोग डिस्कस करते हैं, केस 2, 3, 4 विथ एग्जाम्पल। सो केस 2, सो नेक्स्ट केस में अगर मैं 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर यूज करूं, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो हो गया वो 5। सो ये हाइब्रिडेशन हुआ sp3d1, sp3d1 होगी। नेक्स्ट इस केस में जो शेप, मैं पहले फिगर बना देता हूं, देखिए ऐसे फिगर ऐसा आ जाएगा। देखिए इस टाइप का। आपने रिजल्ट पढ़ा था ना, आपने रिजल्ट पढ़ा था कि लोन पेयर जो है ना वो कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल पे, sp3d1 में ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखना था। ये फिगर बना लिया आपने। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ये भी है, ठीक है। अभी देखिए, इसका ओरिजिनल नाम है ना सीसॉ, बोर्ड एग्जाम में आता है, एम्स में, चाईआईटी में, सीसॉ शेप है। कैसे नाम पड़ा सीसॉ, समझिए। फिर से देखिए, इसमें से हम ब्लू लाइन हटा दें, ब्लू लाइन हटा सकते हैं। ब्लू तो बस ट्रायंगल को दिखाने के लिए मैंने बनाया था, मैं ब्लू लाइन हटा रहा हूं।
देखेंगे फिर ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही चीज़ है, ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, चाहे मैं मेरा मन कर रहा है इसको ऐसे लिखने के लिए, ये जो वर्टिकल लाइन है हॉरिजॉन्टल कर दिया और ऐसे लिख दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस शेप को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये शेप जो पार्क में हम लोग अपने सोसाइटी के पार्क में या जो नियर घर के अगल बगल चिल्ड्रन पार्क रहता है वहाँ जब आप जाते हैं तो देखिए ऐसा शेप, या स्कूल में भी हम लोग अपने बचपन छोटे से जो LKG UKG का जो स्कूल हुआ करता था वहाँ पे इस टाइप का आपको मिलेगा, ऐसा जस्ट सेटअप मिलेगा, इस तरह से ऐसा रहेगा। देखिए यहाँ पे, और हर जगह चिल्ड्रन पार्क में मिलता है कि एक किड, एक छोटा किड यहाँ सॉरी, एक किड यहाँ बैठ गया, एक किड यहाँ बैठ गया, ठीक है, ऐसे। तो ये देखते हैं कि ये किड जैसे नीचे आएगा तो ये वाला ऊपर जाता है, तो ये आप हर स्कूल में हर चिल्ड्रन पार्क में होता है, अप डाउन वाला सेटअप रहेगा, ऐसे इस टाइप का रहेगा, बीच में लॉक रहेगा, ग्राउंड से जस्ट उसको फिक्स कर देते हैं, एंड अप एक किड इधर एक किड इधर, ऐसे अप डाउन मोशन होते रहता है। तो इसको बोलते हैं सीसॉ, सीसॉ जो झूला हो गया, और वहीं से नाम इसका पड़ गया सीसॉ शेप, सीसॉ शेप, ये वहीं से नाम पड़ा। 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, हाइब्रिडेशन हुआ sp3d1, sp3d1 हुआ। इससे पहले वाले में जो फंडामेंटल था, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था, वो था ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, बट जैसे ही एक लोन पेयर आया तो ऐसे लिखिए, चाहे इसको ऐसे लिखें चाहे इसको हॉरिजॉन्टल कर लें, और इससे नाम पड़ा सीसॉ, अप डाउन जो बच्चों का होता है स्कूल में या पार्क में, ऐसा मिल जाएगा झूला, तो सीसॉ शेप पड़ा इसका नाम। तो यहाँ इसको शेप जो बोला गया सीसॉ। कुछ बुक में डिस्टॉर्टेड भी लिखा हुआ है, डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, बट पढ़ना आपको यही है, सीसॉ ही पढ़ना आपको, डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल, सो डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ये या सीसॉ शेप कर सकते हैं। तो ये शेप हुआ इस केस के लिए। बाकी एग्जाम्पल, इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल SF4 खूब आता है पेपर में, SF4 चेक करेंगे आप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, डिवाइड कर लेंगे 8 से, 4 बॉन्ड पे, रिमाइंडर 2 हो गया, 2 में 2 डिवाइड कर लीजिए, 4 बॉन्ड पे, 1 लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, sp3d1, और यहाँ शेप जो हो गया सीसॉ। सीसॉ शेप ड्राइंग कर लीजिए। SF4 ये है सीसॉ से, ये सीसॉ हो गया। सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ भी 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ,
ये बॉन्ड लेंथ है y, ये बॉन्ड लेंथ है x, बॉन्ड लेंथ y बड़ा होगा x, SF4 कंटेंट, ये भी पेपर में आते हैं, टू डिफरेंट सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ। इसमें टू डिफरेंट बॉन्ड लेंथ रहता है। ऑप्शन में लिखा रहेगा कि विच कंटेंट टू डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, sp3d1 हाइब्रिडेशन चेक करना आपको। डाइपोल मोमेंट अभी मैंने सिखाया था, गेस करिए। डाइपोल मोमेंट सिर्फ देखना है, बताना है क्या ये सारा तरह से बैलेंसिंग हो रहा है, तो आंसर है नहीं, नहीं बैलेंस हो रहा है। टॉप एंड बॉटम ये तो बैलेंसिंग है, ये तो परफेक्ट बैलेंस है, बट ट्रायंगल बैलेंसिंग नहीं है। आप ट्रायंगल में आप चेक करेंगे, यहाँ सल्फर है, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और यहाँ लोन पेयर, नहीं बैलेंसिंग है। तीनों लोग एक जैसा रहता तब तो फोर्स बैलेंस होता, रिजल्टेंट वेक्टर जीरो होता, डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता, बट बैलेंसिंग नहीं है। सो डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। फिगर बना लेंगे तो डायपोल मोमेंट अपने आप पता चल जाता है। तो SF4 म्यू डायपोल मोमेंट नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है। लिख सकते हैं कि SF4 हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, ये भी लिखा जाता है। ऑप्शन में रहता है विच हैव परमानेंट, हमेशा के लिए इसके पास डायपोल मोमेंट रहेगा, कहीं बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। तो SF4 हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट है इसमें, SF4 में। नेक्स्ट केस 2 हुआ, नेक्स्ट केस 3, केस 4। केस 3 3 bond pair and 2 lone pair। sp3d1 इलेक्ट्रॉन पेयर 5 sp3d1। फिगर देखेंगे आप, देखिए ये फिगर हो, रुकिए और अच्छे से लिखने दीजिए। देखिए इसको समझिए। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं ये एंगल कितना है? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो फिर से देख लेंगे आप। ट्रायंगल हो गया, आप बताएंगे। देखिए ये एंगल ऊपर से सेंटर पे कोने पे, ऊपर से सेंटर होते हुए कोने पे जाना है, ऊपर से
सेंटर होते हुए कोने पे जाना है। क्या आप ये एंगल बता सकते हैं? ऑफकोर्स 90 डिग्री। ये एंगल है आपका 90 डिग्री। तो इस लाइन को आप चाहें तो ऐसे भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं कि एक मेरा स्ट्रेट लाइन है और यहाँ मेरा एक 90 डिग्री पे एक लाइन और है 90 डिग्री, बाकी दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर ऐसे लिख सकते हैं। इस फिगर को आप चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, एक ऐसे कर दीजिए और दो ऊपर में ऐसे कर दीजिए, या लोन पेयर ना दिखाना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, बोलेंगे हो गया। इसका नाम ही पड़ गया टी शेप। इंग्लिश का ABCD में जो टी अल्फाबेट आ रहा है वो उसी जैसा तो है, देखिए तो टी की तरह टी शेप है, इसका नाम ही पड़ गया टी शेप। बोलते भी इसको साइंस में टी शेप बोलते हैं। टी शेप, शेप में टी शेप बोला जाता है इसको, टी शेप। नेक्स्ट, सो टी शेप हो गया आपका एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल देख लीजिए। ICL3 बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, चेक करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 28, जो भी नंबर है उसमें 8 से डिवाइड कर दें। 3 बॉन्ड पे 4 आया, 4 में 2 डिवाइड कर दीजिए। 3 बॉन्ड पे 2 लोन पे 5 इलेक्ट्रॉन पे sp3d1 और टी शेप लिख लीजिएगा उसके नीचे, टी शेप ऐसे। देखिए आप 3 बॉन्ड पे 2 लोन पे, फिगर बनाना हो फिगर बना सकते हैं। आई यहां लिख लीजिएगा, Cl, एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, ऐसे रख दीजिए। बॉन्ड लेंथ भी करिएगा तो ये लेंथ है y, ये लेंथ है x। बॉन्ड लेंथ में भी y ग्रेटर देन x। और देख के बताइए डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट बोलिए। 0 नॉट 0, नॉट 0। कहाँ सिमेट्रिसिटी है बताइए तो? ऊपर नीचे तो बैलेंसिंग है, ऊपर नीचे बैलेंसिंग है, बट ये कोना और ये कोना, ये बैलेंसिंग नहीं है। अलग अलग लोग हैं ना, एक जैसे सारे लोग एक जैसे रहते हैं तो बैलेंस हो जाता है। सो डायपोल मोमेंट नॉट 0। एक केस और है 4। सो 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, sp3d1। और ये तो अपने से आप बता सकते हैं। देखिए मैं फिगर बना रहा हूं, एक बॉन्ड पेयर ऊपर, एक बॉन्ड पेयर नीचे, बाकी ये कोने पे तीनों। शेप लिनियर, स्ट्रेट लाइन, ये है शेप लिनियर, एक लाइन का है तो शेप जो है इसका लिनियर। ये हो एग्जाम्पल देख लीजिए। जेनन डाइफ्लोराइड चेक करिए। आप जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 टोटल 22। जो भी नंबर 22 है उसमें 8 डिवाइड कर देंगे।
टू बॉन्ड पेयर, 6 हो गया ना, रिमाइंडर 16 कट किया और 6 रिमाइंडर बचा। जो भी रिमाइंडर है उसमें 2 से डिवाइड करना था। 3 लोन पेयर, सो हो गया 5 इलेक्ट्रॉन पे। हाइब्रिडेशन तो हो गया sp3d1, बट एग्जाम में ये सब नहीं, ये इतना लाइन नहीं, ये तो बहुत पहले आप पढ़ चुके हैं, ये सब बहुत आसान है। बट इम्पॉर्टेंट है ये कि अब इसके बाद शेप जो है तो वो इम्पॉर्टेंट है कि लीनियर शेप। कैसे लीनियर होगा, फिगर भी बनाना चाहिए, तो आप ऐसे बना लेंगे। जेनन यहां बना लेंगे और एक फ्लोरीन ऊपर कर लेंगे, एक फ्लोरीन नीचे कर लेंगे। जो भी लोन पेयर है सब कॉर्नर पे रख देंगे। और अब आप बताएंगे कि इसका डाइपोल मोमेंट बस फिगर बनते ही लोग बना देते हैं, आप भी बता दीजिएगा। डाइपोल मोमेंट 0, नॉट 0, आंसर है 0। सब चीज बैलेंस है, सारा चीज बैलेंस है। आप देखेंगे ऊपर और नीचे एक ही टाइप के लोग हैं, एक ही टाइप एटम है, इक्वल फोर्स है, ऊपर नीचे तो बैलेंस हुआ ना। और कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल पे तीनों कॉर्नर पे तो एक ही जैसे लोग हैं, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, तीनों पे तो एक जैसा ही है, तो बैलेंसिंग हुआ ना, ओवरऑल बैलेंस हो गया। सो डाइपोल मोमेंट 0। तो ये फिगर से ही आप बना सकते हैं म्यू डाइपोल मोमेंट। सो sp3d1 फाइनल हो गया। अभी मैं d2 भी स्टार्ट करूंगा, d3 भी आज खत्म करना है, कम से कम आपको होमवर्क मिल जाए 250 क्वेश्चन। और जो डाउट होगा हम लोग डिस्कस करेंगे ना।